नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तोरिया की फसल में किए जाने वाली जरूरी कार्य। दाने के लिए मटर की खेती पर तकनीकी सलाह। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पिछले माह तोरिया की बुआई कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए अभी से फसल की देखरेख करना जरूरी है, जिसमें खरपतवारों की रोकथाम, सिंचाई और फसल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए तोरिया की फसल के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार से। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो किसान भाई सितंबर के महीने में तोरिया की बुआई कर चुके हैं वो करीब करीब अभी 15 से 20 दिन का होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा तोरिया अमूमन 75 से 80 दिन का फसल है। तो जिनका भी फसल अभी 15 से 20 दिन का हो गया है, ऐसे समय में आप देखेंगे कि तोरिया का जर्मिनेशन जिनके भी खेतों में ज़्यादा है तो उसको आप पौधों से पौधों की दूरी, उचित दूरी को बनाने के लिए थिनिंग का एक कार्य करें। थिनिंग जिससे कि पौधों में बिरलीकरण बोला जाता है, यानी कि पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर, करीब करीब एक बित्ता। अगर 10 सेंटीमीटर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बित्ता से नाप के एक बित्ता से सवा बित्ता के आसपास एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी बनाएं। फसल में अनेक प्रकार के खरपतवार जैसे गोइला, चील, मोरवा, प्याजी इत्यादि नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन पश्चात कस्सी से गुड़ाई करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी गुड़ाई 50 दिन बाद कर दे। फसल में आ गया यानी औरोवंकी नामक परजीवी खरपतवार फसल के पौधे की जड़ पर उगकर अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसकी रोकथाम पर विशेष ध्यान दें। तो इसके लिए इंटरकल्चर प्रैक्टिस के लिए आप उनका लाइन में आप गुड़ाई करें और जो भी वीड्स हैं, जो अनवांछित पौधे हैं, उनका आप निकौनी कर दें, निकाल दें। इसको करने के बाद आप जो है कि अब इसमें जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, जो अब मैंने पहले बताया होगा कि बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा दी जाती है, तो तोरिया में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डालते हैं, जिसमें कि 25 किलोग्राम तो बुआई के समय डालते हैं। अब शेष बचा 25 किलोग्राम जो है कि निकाई गुड़ाई करने के बाद ये 25 से 30 दिन के अंदर में आप दूसरे बार उसको खड़ी फसल में छिड़काव कर दें, जो शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है। इससे क्या होगा कि अब पौधों में का वानस्पतिक ग्रोथ जो है उनका बढ़वार अच्छा होगा और जो है कि पौधे में अच्छे से फूल आएंगे और फली बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने बुआई के समय गंधक का प्रयोग नहीं किया हो तो 40 किलोग्राम गंधक चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से फसल जब 40 दिन की हो जाए तो देना चाहिए। इससे बीजों में तेल का प्रतिशत बढ़ता है। सरसों की खेती के लिए 4 से 5 सिंचाई पर्याप्त होती है। यदि पानी की कमी हो तो 4 सिंचाई करनी चाहिए, जिनमें पहली सिंचाई बुआई के समय, दूसरी सिंचाई शाखाएं बनाते समय यानी बुआई के 25 से 30 दिन बाद, तीसरी फूल प्रारंभ होने के समय यानी 45 से 50 दिन पर और अंतिम सिंचाई फली बनते समय लगभग 40 से 80 दिन बाद की जाती है। अगर पानी उपलब्ध होता है तो दाना पकते समय बुआई के 100 से 110 दिन बाद सिंचाई करना लाभदायक होती है। सिंचाई फव्वारे विधि से करना लाभदायक होता है।
और अगर ज़मीन में नमी है तो सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे टॉप ड्रेसिंग कर दें। और जहाँ पे नमी की कमी है वहाँ पे एक सिंचाई अगर संभव हो तो कर दें, और नहीं तो तोरिया अभी जो ओस पड़ रहा है ओस से भी उनका फसल अच्छा हो जाएगा। तो ये 2-3 बातों का अभी ख्याल रखें। और अगर एफिड आ रहा हो, अगर आप देखें कि जिनका कुछ अगेती बुआई हो गया हो तो उनमें फूल भी आने की संभावना है, फूल भी आ रहे होंगे, और उन फूलों पे देखें कि एफिड का प्रकोप हो रहा है कि नहीं, माहू का प्रकोप हो रहा है कि नहीं। माहू कीट का प्रकोप फसल में अधिकतर फूल आने के बाद मौसम में नमी और बादल होने पर होता है। ये कीट हरे, काले एवं पीले रंग का होता है और पौधे के विभिन्न कोमल भागों जैसे पत्तियों, शाखाओं, फूलों व फलियों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। अगर माहू का प्रकोप हो रहा है तो उसमें इमिडाक्लोरपिड का छिड़काव करें, 0.02% के घोल बना करके उसका छिड़काव करें। तो इस तरह से करने से अभी तोरिया में किसी तरह की बीमारी आने की संभावना नहीं है, और ये समय भी नहीं है। बीमारी तब आएगा जबकि आकाश में बादल छाए रहेंगे, टेम्परेचर काफ़ी नमी हो जाएगा, उस समय ये बीमारी का प्रकोप होता है। ये दिसंबर के महीने, जनवरी के महीने में होगा, तो अभी उसे घबराने की बात नहीं है। किसान भाइयों, इस तरह से आप अगर तोरिया की देखभाल करेंगे, उचित प्रबंधन करेंगे, तो तोरिया से आपको अधिक से अधिक उत्पादन होगा और आपको अधिक मुनाफा भी होगा, अधिक लाभ भी होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मटर एक लोकप्रिय फसल है जिसका उपयोग दाल और सब्जी दोनों के लिए किया जाता है। फिलहाल कई किसान फली के लिए इसकी बुआई कर चुके हैं, लेकिन अब समय है दाने के लिए इसकी बुआई का। तो इसके लिए किसान कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन पहलुओं पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि समन्वयक डॉक्टर ई रब्बानी से। देखिए किसान भाई, अब रबी का मौसम लगभग शुरू हो चुका है और रबी में जो मुख्यतः जो है हमारा गेहूं और दलहन फसल लिया जाता है। दलहन फसलों में मटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। किसान भाई, इसका जो आप बुआई करेंगे, इसका उचित समय जो है, जो आगात होता है वो 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आप इसका बुआई कर सकते हैं। और सबसे पहले अहम बात है कि अगर मटर को खेती करने के लिए आपका स्थल का चुनाव, जिस यहाँ खेत करे, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, अच्छी मानी जाती है। किसान अभी वर्षा की नमी को देखते हुए एक जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। और दूसरी बात है, सबसे अहम बात है कि खेत में नमी होनी है। बुआई से पहले आप खेत में नमी जरूर देखें। अगर नमी नहीं होने के कारण जो है इसका जो है पौधा का जमाव या जर्मिनेशन जो है कम हो जाता है, जिससे किसान को बहुत नुकसान होता है। इसलिए किसान भाई, खेतों में नमी होना अति आवश्यक है। और वहाँ जो है जल जमाव की व्यवस्था नहीं हुई, जल जमाव का निकास का उत्तम प्रबंध होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि प्रभेद की। तो देखिए बहुत से अपने अपने जो एरिया है वहाँ का विशेष प्रभेद होता है। वैसे जो मुख्य प्रभेद जो हम बता रहे हैं, जो आप इसका जो इस्तेमाल करके उपयोग करके अच्छा उपज दे सकते हैं, इसमें जो है आर्केल है, GS10 है, मालवीय मटर है, अर्चना है, अर्पणा है, रचना है, उसके बाद आपका अर्ली बेल है, और ये कुछ वैरायटी जो है जो आप इसका जो है उपयोग कीजिएगा तो इसका जो है अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है तो आप 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं और बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेडाजिम 1 ग्राम या थीरम 3 ग्राम की प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम और PSB कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज उपचारित करके बुवाई करें। मिलाने से पहले एक सावधानी रखना कि आप अपने दस्ताना जरूर पहने, हाथों से नंगे हाथों से आप ना मिलाएं। उसके बाद आप उसको 3 घंटा जो है उसको छांव में रहने दें और तब उसकी बुआई। अब हम बात करते हैं कि इस जो आपके पास अगर सरावा गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी डाल के उसमें पहले ही उसमें मिट्टी में मिला दे ताकि आपका इसका बहुत जो भी लाभ जो है पूर्ण लाभ इसको मिल सके। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो बुवाई के समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 130 किलोग्राम DAP, 70 किलोग्राम MOP और 20 किलोग्राम गंधक का आप प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, दाल वाली मटर की खेती के लिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने क्षेत्र के मुताबिक रोगरोधी प्रजातियों का चयन करें। किसान भाइयों, बीजों की बुवाई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हल के पीछे या सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुवाई करें। और सबसे अच्छा तरीका जो आप सीड ड्रिल या मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जिसको हम सीधी बुआई करते हैं। ये बहुत ही अच्छा और इसका आपका स्पेसिंग मेंटेन रहता है। जैसे इसमें 30 बाई 10 है, 30 बाई आपका जो लाइन टू लाइन है 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रहता है। तो इसमें इससे ये सुविधा होती है कि आपको निकाय गोड़ाई करने में भी आसानी होती है। किसान भाइयों, मटर फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे कर दें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को ऐसी फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। अब बात करते सिंचाई की, तो किसान भाई आप अक्सर देखा जाता है कि मटर में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता आती है। तो अगर आपका मौसम जाड़े का रहता है तो इसमें जो है नमी बनी रहती है। तो हम प्रथम सिंचाई जो है आप जो है फूल आने के समय जो है वो भी हल्की सिंचाई, अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो ज़्यादा कोशिश करें कि स्प्रिंकलर से सिंचाई करें, नहीं तो बहुत हल्की सिंचाई आपके, ज़्यादा सिंचाई ना करें। दूसरी सिंचाई जो है 60 दिन पर या फली बनने के समय, दाना बढ़ने के समय आप दूसरी सिंचाई करें, तो उससे जो है आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बिहार और झारखंड में मधुमक्खी पालन बड़ी ही तेजी से किसान अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधु बाक्सों में कई शत्रु कीट अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है मधुमक्खी पालन करने में, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डर्थ पीरियड। डर्थ पीरियड कहने का मतलब इस मौसम में ये ऐसा महीना है जिसमें कि फूलों की संख्या कम होती है। खास करके अभी जो है इसमें बहुत कम मिलता है, जिससे कि मधुमक्खियों को पराग कण या फिर पराग लेने में बहुत समस्या होती है। तो हमें इस समय क्या करना है कि मधुमक्खी को बचाने के लिए आर्टिफिशियल डाइट हम लोग देना स्टार्ट करते हैं। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक भाग दानेदार चीनी और एक भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। कि हम लोग को जिस जगह पे हम लोग अपना बक्सा रख रहे हैं उस जगह का कौन कौन से फ्लावर हैं। बहुत सारे ऐसे भी फूल हैं जो कि खरपतवार पर जाते हैं। मधुमक्खियां खरपतवार पर जाती है, उसका पराग लेकर के पराग कण लेकर के आती हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं कि खरपतवार को सबको उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन सारे खरपतवार हानिकारक नहीं है। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो मधुमक्खियां जिस पर की जाती है और वहां से अपना भोजन लेकर के आती है। एक चीज और क्या है कि कुछ एक पक्षी हैं जो भी मधुमक्खी को आकर के लेकर के उड़ करके चले जाते हैं। तो पक्षियों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि एक जो सिल्वर फॉइल होता है प्लास्टिक का चमकीला, उसको मधुमक्खी के बक्से के आसपास में 3-4 गाड़ दें। इससे पक्षियां दूर रहती है। मधुमक्खियों को जीवित रहने के लिए, विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और स्वच्छ पानी की जरूरत होती है। इसलिए आपके द्वारा चयनित स्थान के आसपास प्राकृतिक या कृत्रिम पानी का स्रोत होना जरूरी है। अधिकतर मधुमक्खी पालक पानी की बाल्टियों के अंदर लकड़ी या दूसरे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, ताकि मधुमक्खियां पानी में डूबे बिना तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर पानी पी सके। तो इस चीज का नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो कॉलोनी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कॉलोनी को स्ट्रांग करने के लिए उसको प्रॉपर डाइट दें। और अगर जिस कॉलोनी में हम लोग मान करके चलिए कि 5 से हम लोग 7 या 6 ऐसा कुछ फ्रेम रखे हैं, लेकिन उतने फ्रेम के लिए हमारे बक्से के अंदर में मधुमक्खियां नहीं है, तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ फ्रेम को कम कर देना है। क्योंकि अगर फ्रेम ज्यादा रहेगा तो जितने भी हमारी वर्कर्स है वो सारे फ्रेम पर ना जा करके नहीं जा पाएंगे, और विजिट नहीं करने से क्या होगा कि उधर कीड़ा मकोड़ा पनपना शुरू हो जाता है। अब इस समय क्या करता है कि एक जिसको हम लोग वैस्प बोलते हैं, लोकल भाषा में उसको बिड़नी या हड्डा बोलते हैं, वो क्या करता है कि वो आकर के एक एक मधुमक्खियां उठा करके लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से कॉलोनी को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। इससे बचने के लिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा उपाय क्या करना है कि आइदर आप जो हमारा एंट्रेंस है मधुमक्खी का जो मुंह है उसके सामने एक वायर का नेट डाल दें। एक ऐसा जाली का निर्माण करें जिससे कि केवल मधुमक्खियां अंदर बाहर कर सके और बड़ा वाला जो कीट है वो ना जा सके। इससे हम इसको बचा सकते हैं। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। कि एक है मधुमक्खी का मोमी कीट। ये क्या करता है कि ये वैक्स मॉथ इसे हम लोग बोलते हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते में कहीं भी अगर दरार है या फिर कोटर है, घर जैसा बना है, उस जगह पे अपना अंडा देती है। अंडा जैसे ही कुछ समय के बाद अंडा वो फूटता है और फूटने के बाद उससे जो शिशु निकलती है वो जाकर के मधुमक्खी का जो छत्ता है, वो जो वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको खाना शुरू करती है। जो मोमी कीट है उसका मुख्य भोजन है हमारा मोम, उसके बाद ये पॉलन या हनी।
तो वो क्या करता है, जिससे कि हमारा जो मधुमक्खी पल रहा है उसके ऊपर भी प्रभावित करता है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है कि छत्ते को फ्यूमिगेट किया जाता है। फ्यूमिगेशन करने के लिए हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड नामक केमिकल का रसायन का इस्तेमाल करते हैं। इसका 20 ग्राम हम लोग 1 क्यूबिक मीटर में एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 मीटर क्यूब का एरिया है, उसमें 20 ग्राम का फ्यूमिगेशन के लिए हम लोग डाल देते हैं, जिससे हमारा वैक्स मॉथ का उपचार किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कर्मा, जिला बांका के कृषक हरीश चंद्र साहू ने। ये पंचगव्य बनाने की विधि और उपयोगिता के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरीश चंद्र साहू जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधों के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गोमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का ताजा कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गोमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटकी में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटकी में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दे। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडुआ, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंद वाली में किया जाता है। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीज पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुवाई करें। पंचगव्य से पौध उपचार।
इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य की घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधाशाला से पौधा निकालकर घोल में डुबोएं और रुपाई करें। पौधा रुपाई या बुवाई के पश्चात 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका उपयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात ये है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।